ह्यूमन। आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आपसे ही जानेंगे ये जो इतिहास है ये कहाँ से शुरू होता है और इसकी क्या उपलब्धियां हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। इस समय हम बोरखेड़ा में हैं और ये हवेली के यहाँ पे मुख्य स्थल पे हम लोग बैठे हुए हैं। बोरखेड़ा में जो हवेली है ये इसका इतिहास क्या है सर, यहाँ से बात की। ये हवेली का इतिहास अब लगभग 200 साल पुराना है। इस हवेली का निर्माण मेरे परदादा ने और राम सिंह के नाम के द्वारा कराया गया। वैसे तो बोरखेड़ा में तो हमारा इतिहास 300 साल पुराना है। अच्छा, लेकिन इसका उन्होंने वापिस इसको नई हवेली को बनवाया था लगभग 200 वर्ष। सर 300 साल पहले कहाँ से हुआ? वैसे हमारा इतिहास शुरू होता है सब देवास से। हमारा इतिहास 13वीं शताब्दी से, हमारे पूर्वज सबसे पहले 13वीं शताब्दी में आए। तो आने के बाद पहले नागदा जो था देवास के पास जो अभी गाँव है जी, ये नगर था, नागदा था। और उज्जैन और नागदा दो हमारे मालवा के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र थे। उज्जैन दो बड़े शहर थे। देवास उस समय अस्तित्व में नहीं था। और उस समय नागदा के ऊपर मांडव के सुल्तान का अधिकार था। ये क्षेत्र जो है मांडव के सुल्तान के अधिकार में था। अच्छा, ये कब की बात हुई? ये 13वीं शताब्दी। तो मांडव के सुल्तान का दिल्ली के सुल्तान से उनका आपस में होता रहता था। तो उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। जब हमारे पूर्वज आए तो उन्होंने उनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा के उनके साथ युद्ध किया। आपके पूर्वज कहाँ से? हमारे पूर्वज आए तो तो फिर यहाँ युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ नागदा में मांडव के सुल्तान के साथ हमारे पूर्वजों। कितने दिन युद्ध चला हुआ? काफी लंबे समय तक युद्ध चला। और उसमें जो मांडव के सुल्तान की हार हुई, उसमें हमारी तरफ के भी काफी लोग शहीद हुए। और उनके स्मारक अभी भी, उसमें सती प्रथा थी। कोई भी अगर किसी की भी युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हो जाता था तो स्त्रियां सती होती थी। तो देवास में कई जगह हमारे सती माता के स्थान है। सत्यबाग में भी हमारी 3 सती के स्थान है। उसके बाद में ये भवानी सागर में भी हमारे सती का स्थान है। और नागदा की जो पहाड़ी में जो मुख्य मंदिर सती का, वो भी हमारे युद्ध होने के बाद हमारे पूर्वज यहाँ काबिज हुए। और नागदा में हुए, लेकिन नागदा का पूरी तरह विध्वस्त हो गए थे। फिर हमारे पूर्वजों ने देवास एक छोटा सा गाँव था, इसको फिर हमारे पूर्वजों ने देवास, तब एक देवास छोटा सा गांव हुआ था, उसको बताया। तो तब से लेकर के सन मराठों का आगमन हुआ अपना 1300 होता है। पवार की तीनों इंडिया, ये तीनों जब आए तो तीनों मिल के लड़े थे। इनका आगमन हुआ 1727 में मराठों का। उस समय तक हमारे पूर्वज देवास में काफी थे। देवास के आसपास के 60 गाँव उस समय जो अस्तित्व में थे 60 गाँव, वो हमारे पूर्वजों के। फिर जब मराठों की बहुत बड़ी ताकत है तो इनके साथ फिर संधि कर, तो संधि के एवज में इन्होंने फिर हमें 28 गाँव, हमें कहा 28 गाँव उन 60 गाँव में 28 गाँव रखे। और फिर उन्होंने उस संबंध को, संधि को प्रगाढ़ बनाने के लिए
महारानी साहब ने हमारे जो समय के पूर्वजों को राखी बांधी, इस रक्षाबंधन में ये मीठा डाला, तो इस छतरी बात की जो होती है ये उस राखी बंधन में थी, क्योंकि मीठा ताला का निर्माण 15वीं शताब्दी में मेरे पूर्वजों के द्वारा कराया गया था। तो जिन्होंने इसका निर्माण कराया वह पूर्वज थे हमारे भाव सिंह, तो इसका नाम भाव सागर था। 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण, तब से फिर हम लोग मराठों से संधि करके उन्होंने हमें 28 गांव दिए, बराबरी का दर्जा दिया, सब मिलने का सम्मान दिया। माँ चामुंडा और तुलजा भवानी के यहाँ अष्टमी पूजन ये सब माँ तुलजा भवानी का और ये इतिहास हमसे भी पहले, उसके बारे में हमें नहीं, लेकिन आप भी वहाँ पूजन करने जा। ऐसा क्या था कि सब कोई भी प्रमुख मंदिर हुआ गांव का, अगर वो तो जो मुखिया होता था, जो वहाँ का राजा होता था, जो जमींदार होता था, वो उसको देख रेख करता था। तो उसने आते चामुंडा माता मंदिर और तुलजा भवानी के मंदिर का देखभाल और उनकी पूजा पाठ हमारे पूर्वजों द्वारा की जाए, आज भी की जाए। परंपरा चली, मराठों ने भी माना कि साहब आप करते थे पूजा तो आप भी करो। रामदेव का पूछते थे तो रामदेव का। उसके बाद इनसे हमारी जब संधि हुई तो संधि में इन्होंने हमें देवास में भी कुछ अधिकार दिए, जिस तरह की मध्य प्रदेश शासन और नगर निगम, इस तरह से इन्होंने हाउस टैक्स वसूल करने का अधिकार हमारे ठिकाने को। उसके बाद में हाट बाजार जो लगता था उसका टैक्स देने का और रजिस्ट्री करने का पावर, जब तक हमारे ठिकाने की मोहर नहीं लगती थी तब तक स्टेट उसको अप्रूव नहीं, वो अधिकार हमको था। तो इनको प्रथम श्रेणी में ताजीम थी, जो प्रोटोकॉल होता जाके ये ताजीम ही जाके था, तो ताजीम होती थी, प्रथम श्रेणी का सम्मान था। गांधी की तस्वीर मार पेश करते थे, इस तरह का सम्मान था। वो हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखित। फिर वो 28 गाँव पे काफी चलते रहे। फिर अंग्रेज जब आए तो सन 1818 एक अंग्रेजों ने पूरे भारत में संधि करवाई थी, जो इस तरह के इलाके थे जहाँ आपस में विवाद की करती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है था, मतलब आपको रेवेन्यू से इसको आप ऐसा कर देते हैं कि आपके बीच में विवाद नहीं। तो उन्होंने फिर हम गाँव को खालसा कर दिया। खालसा करना मतलब जागीर होता है, जागीरदार उस गाँव का मालिक होता था। खालसा करना है वो स्टेट में चले गए। तो उसके एवज में इन्होंने जो रेवेन्यू होता था वो रेवेन्यू फिक्स कर दिया और वो कह दिया कि साहब ये भगवान सरकार के खजाने से इतना रेवेन्यू आपको मिल जाएगा, गाँव और छोड़ वो गाँव सारे छोड़ के भी बोलता गाँव, मतलब वो गांव सारे छोड़ दिए अकेला गाँव में गया। उस 27 गाँव की जो रेवेन्यू थी वो हम भगवान से मिल जाए। अच्छा, ये कब तक चला? ये अभी रियासत खत्म है। फिर आपका वोट खड़ा तो उसी टाइम मराठों के आगमन के टाइम में तो कुछ थोड़े दिन छुट्टी गुरिल्ला वार टाइप का भी जो चला। तो ये क्या सुरक्षित जगह था बोलखड़ा के पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये गुरिल्ला वार करके गुरिल्ला वार में आमने सामने तो इतनी होता है जैसे हाथ लगा के अंदर, फिर सुरक्षित जगह छिप जाना, ये सुरक्षित थी और काफी जंगल था। तो यहाँ आके हमारे लोग बस गए, तो यहाँ मन लग गया। ये तो साहब हम अपनी उपलब्धि नहीं मानते इसको, ये क्षेत्र के लोग है और उनका हम एहसान मानते हैं कि उन्होंने हमको इतने 40-45 साल तक लगातार हमको झेला है। बहुत बड़ी बात ये आपका व्यक्तित्व, वो लोगों का बड़प्पन, हमारा नहीं। ये कहें कि हम अपनी वजह से इस क्षेत्र में लगातार 45 साल तक जीते, तो हमारा कोई बड़प्पन पूरे क्षेत्र की जनता की भगवान वो उनका हमारा काम करने का तरीका पसंद है, तो लोगों ने बार और आगे से आगे बढ़ा। कुछ निजी प्रश्न यदि आपसे मैं पूछूं तो सनातन में 2 ग्रंथ महत्वपूर्ण है, एक रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता। इन दोनों में किसको आप ज्यादा आस्था रखते हैं? मैं सब गीता जो हमारा ज्यादा आस्था है, हमारे भगवान मंदिर भी कृष्ण भगवान के। उदीप सिंह जी सिसोदिया साहब एक बड़ा संदेश कि सनातन बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा में भी सनातन की शिक्षा संस्कार कहीं ना कहीं शामिल हो। हमने इतिहास को जाना, हमने आपके राजनीतिक कार्यकाल को जाना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से
एक दबंग पर्सनालिटी होने के बावजूद जब आप कहते हैं कि ये आपने चुनाव जीते और लगातार जीते, लेकिन इसका श्रेय आपके ही सभी लोगों को देते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। शत्रुंजय सिंह जी सिसोदिया जी से, जो उनके बेटे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरह से हम लोग एक शॉर्ट फिल्म में इस पूरे विषय को समेट रहे हैं, देवास के इतिहास के लिए कि एक जागीरदार परिवार जो है, एक जागीरदार, इस परिवार की जो एक विरासत रही, जो इतिहास है, जिस तरह से हमने सिसोदिया साहब से बात की कि पहले राजसी घाट भी शुरुआत से ही रहा, फिर आप लोगों ने युद्ध भी लड़े, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपका एजुकेशन भी, अब क्योंकि जमाना बदल गया है, इसको आप कैसे, किस नजरिए से? देखिए, ये सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि जब हमने भी हमारे परदादा से और दादा से जब हमारे इतिहास के बारे में समझने का, पढ़ने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए गौरव की अनुभूति है कि इतना गरिमापूर्ण इतिहास हमारे परिवार का रहा है। और जहाँ तक मैं आधुनिक युग की बात करूँ तो मेरा ये मानना है कि जो भी युवा पीढ़ी है उनको कहीं ना कहीं अपने इतिहास के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का आधुनिक युग में युवा कहीं ना कहीं अपने व्यस्त जीवन में इतना उलझा हुआ है, मोबाइल में, फिर तमाम अपने नौकरी में इतना उलझा हुआ है कि उसको कहीं ना कहीं अपनी रूट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो मेरा तो यही मानना है कि इतिहास की जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर युवा को अपने फोरफादर्स के बारे में जानकारी होना जरूरी। निश्चित तौर से सर, एक जब हम सिसोदिया साहब से बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बातचीत का सारांश निकल के आता है, जैसे वो कहते हैं एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, या आपके पूर्वजों के विषय में जब वो बताते हैं तो सभी बहुत पढ़े लिखे थे, दादाजी का भी बहुत अच्छा एजुकेशन रहा थी, तो निश्चित तौर से आपको भी वही पूरा माहौल पढ़ाई का मिला होगा। और एजुकेशन में सर फिर आपकी क्या प्लानिंग रही? देखिए, शुरू से हमारा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा है। मेरे दादू साहब लेट ठाकुर साहब दिलीप सिंह जी कुछ 1941 में सिंधिया स्कूल से पास आउट हुए। वो सिंधिया स्कूल के हेड बॉय रहे हुए हैं। उसके बाद मेरे फादर भी डेली कॉलेज में अपनी शिक्षा ग्रहण करी और मुझे भी ये सौभाग्य मिला है कि मैं डेली कॉलेज से अपनी शिक्षा मैंने वहाँ पे हॉस्टल में रह के ग्रहण करी है। और उसके बाद मैंने इंदौर से ही देविया अहिल्या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने ई-कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में मैंने लॉ की डिग्री केपी कॉलेज से हासिल की। तो ये मेरा शिक्षा के रूप में ये उपलब्धि है। बहुत धन्यवाद सर। इस अंतिम प्रश्न से हम बातचीत का समापन करेंगे, क्योंकि आपके पिताजी भी राजनीति में रहे और एक बड़े दमनता से उन्होंने राजनीति की है और कर रहे हैं। मीनाक्षी मैम भी बड़े पदों पर रही हैं, राजनीति में सक्रिय रही। आपका मन नहीं होता सर कभी राजनीति में? सब राजनीति में तो समाज, हम तो राजनीति को एक जरिया मानते हैं लोगों की सेवा करने का। तो अभी वर्तमान में मेरी जो अर्धांगिनी है वो बोरखेड़ा से ही निर्विरोध सरपंच के रूप में चुनी गई है। तो हम अपने गांव का उत्थान उसी के माध्यम से अभी कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं आज भी, और भविष्य में जो भी मौका आएगा और जो भी जनता की मांग रहेगी उसके आधार पर हम लोग आगे का हमारा डिसीजन लेंगे। तो इस तरह से हमने आपके विचारों को जाना। एजुकेशन मस्ट है,
और समाज की सेवा यदि मौका मिला है तो युवाओं को समाज के हित में आगे आना चाहिए। इन तमाम विचारों से रूबरू हुए। भविष्य में फिर कभी से हम विस्तार से बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये एक अच्छा अवसर है कि मीनाक्षी मैम से दूसरी बार बातचीत हो रही है। बहुत स्वागत है आप। और जिस तरह से पहले भी हमने बातचीत में इस बात का उल्लेख किया, पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे आप, स्पोर्ट्स की भी मैम कई सारी उपलब्धियां हैं। मंच से जब आप हमारे मंचों पर पहुंचते हैं तो जो दूसरे गेस्ट होते हैं वो भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं। तो मैम मूलतः तो राजस्थान से, फिर स्पोर्ट्स की शुरुआत कब से हुई? मेरी स्पोर्ट्स की शुरुआत तो 78 से शुरू हुई थी। तब वहाँ की कुछ लड़कियाँ जब ग्राउंड पे जाती थी और मेरे फादर जो है वहाँ उदयपुर यूनिवर्सिटी में फिजिकल डायरेक्टर रहे हैं, उनको ये था कि भाई दूसरी लड़कियाँ अगर खेलती तो मेरे बच्चे भी स्पोर्ट्स में आए। तो मेरे फादर का बहुत वो था कि भाई मेरे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और मेरा नाम ऊपर करें। तो तब से मुझे लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए। तो मैं फिर धीरे धीरे, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी थी हमारी अनीता बानो करके, वो उदयपुर से थी और वो जब प्राइज लेके आती, मेडल, गोल्ड मेडल जब उसने लिया, तब फिर मुझे लगा कि मुझे भी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। अच्छा, फिर वो आप कितने अवार्ड आपने जीते, हासिल किए? देखिए, जो भी इवेंट्स होते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट में तो हम सारे इवेंट्स कर लेते हैं और स्टेट में हमें 3 उसमें पार्टिसिपेट करना रहता है। तो हम तीनों में गोल्ड मेडल लेके आए। जब स्टेट हुए हमारे अलग अलग जगह हुए राजस्थान में, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करा। तो फिर मुझे नेशनल में सिलेक्शन हुआ मेरा, तो मैं नेशनल में भी पहुंची थी। तो मेरे 9 नेशनल हुए थे। अच्छा जी। तो मैं पीटी उषा, वलसम्मा, इनके साथ भी मैं दौड़ लगाई मैंने, लेकिन थोड़े बहुत से पीछे। क्या मान मैम, दरअसल संदर्भ ये है कि हम जागीरदार परिवार पे आपकी जो रियासत है उस पर लघु फिल्म तैयार करना है और इतिहास से बखूबी इसकी जो इतिहास की जो गरिमा है, जो आपके परिवार का जो इतिहास रहा है, उसको आपने कहाँ तक समझा? इतिहास तो हमारा जो हमारे में एक राजपूती कल्चर रहता है, इसको हम इसी मर्यादा में हम रहें तो हम लोगों को अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि सब लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मैम, स्पोर्ट के बाद यदि राजनीति की बात करें तो वो शुरुआत कब हुई? राजनीति में, क्योंकि मेरे इधर तो मेरे परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब में है, तो राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था। जब मैं शादी होके आई थी यहाँ पे, तो यहाँ मेरे ससुर साहब डॉक्टर दिलीप सिंह जी यहाँ सरपंच रहे उस टाइम। मेरे हस्बैंड भी जिला जनपद में, और उसके बाद में फिर उससे पहले सरपंच रह चुके हैं कंटिन्यू 30 साल तक। उसके बाद जनपद भी इन्होंने लड़ा और उसके बाद कंटिन्यू रहा, और उसके बाद में जिला में भी आप सदस्य बने। फिर जब महिला सीट हुई तो आपने मुझे प्रोत्साहन करा कि नहीं भाई आप राजनीति में। मैं तो नहीं, पर गाँव वालों की भी इच्छा थी कि नहीं, इस बार महिला सीट है और जनपद अध्यक्ष वाली सीट महिला है, तो हम कौरानी साहब को चुनाव लड़ाएंगे। तो दाता से सब परमिशन लेने आए थे, पूछने आए थे कि साहब हम उनका फॉर्म भर दें, कि आप कहें तो भरें, नहीं तो नहीं। तो फिर उन्होंने इजाज़त दी
तो इस बीच में फिर एक बार चुनाव कैंसिल हो गए, तो वो 6 महीने तक पेंडिंग पड़ा रहा। और उसके बाद जब वापस चुनाव आए थे तो उसमें फॉर्म भर के और दे दिया उन्होंने। फिर इधर जिला में भी चुनाव आए थे, जिला और जनपद दोनों में, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग उससे चुनाव लड़े। तो उसमें लोगों का बहुत योगदान रहा हमारे लिए, विजय हुआ। मैम, जैसे सर से मेरी बात हुई, सर ने भी बताया कि आप लगातार जब से चुनाव लड़े कभी हारे नहीं आप जी। और उनका कहना है कि ये सब क्षेत्र के लोगों का प्रेम है। तो आप क्या मानते हैं, आपको भी यही लगता है कि वो सब क्षेत्र के जो लोगों का सहयोग है, की आस्था है, वही आपकी ताकत है राजनीति? सहयोग तो जरूरी है, उनके बिना हम चुनाव जीत नहीं सकते, तो उनका योगदान तो बहुत जरूरी है। मैम, एक एकेडमिक पर्सनालिटी होने के नाते महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपका? महिलाएं जो हर क्षेत्र की महिलाएं, वो कैसे आगे आए और अपने आप को मजबूत करें? ये तो देखिए, अपने अपने क्षेत्र में लोगों का समाज सेवा में लगाए वो थोड़ा, तो लोग उनसे जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो अपने आप ही अपने एक हैड को ऊपर पहुँचाएंगे और निरंतर वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो मीनाक्षी मैम से हमने बात की, तमाम विषयों पर बात हुई, उनकी स्पोर्ट्स का जो इतिहास रहा, करियर रहा, राजनीतिक दृष्टिकोण रहा, महिलाओं को क्या संदेश रहे, ऐसे तमाम विषयों पर हमने बातचीत की। आज आपने समय दिया। तो तमाम परिजनों से विभिन्न विषयों पर बातचीत हो रही है। सिसोदिया साहब की बड़ी बेटी ऋतुराज सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैम, दरअसल हम आपकी रियासत पे एक शॉर्ट फिल्म तैयार कर रहे हैं, तो यदि हम यहीं से बातचीत शुरू करते हैं तो किस तरह से आप इस इतिहास को देखते हैं, जो गौरवशाली इतिहास है? हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमने इस परिवार में जन्म लिया और बचपन से ही हमें हर चीज़ इस तरीके से बताई गई है कि हमारा कितना अच्छा इतिहास रहा है और कैसे हमारे ग्रैंडफादर ने, हमारे फादर ने, सब ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी के लिए, अपने गांव के लिए। हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हमने इतनी अच्छी फैमिली में जन्म लिया है, तो काफ़ी खुशी महसूस होती है, लोगों का प्यार मिलता है जी। और सब लोग राजनीति में हैं, तो आपको भी, आपने भी नहीं सोचा कभी कि आपको भी राजनीति? जी नहीं, हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम जब से स्कूल में पढ़ते थे तब से हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि काफ़ी टाइम ये लोग बाहर सब लोगों के साथ अलग अलग जगहों पे जाना, सबकी सेवा करना, और काफ़ी लोग हमारे घर आते थे और जब भी कोई परेशानी में होते थे या कुछ मदद चाहिए होती थी तो हमेशा ये लोग आगे रहते थे। हमें कभी भी इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट आया क्योंकि हम हमेशा पढ़ाई में ज़्यादा रहते थे और हमें इन्हें देख के इतनी खुशी होती थी, हमें लगता था हम भी एक सोसाइटी का पार्ट हैं इनके माध्यम से। और इनके कैंपेनिंग्स में हम अक्सर इनके साथ जाया करते थे जब हम छोटे थे, और हमने मम्मा के साथ, पापा के साथ नाइट रैलीज भी करी है जिसमें हम रात रात को गांव में गए हैं। और हमने देखा एक गांव है यहाँ पे पास में मानपुर नाम का, तो हम यहाँ पे जब मम्मा चुनाव जीते थे जनपद का, तो सब सारे घूमे, सब गाँव में उनका जाना हुआ और ठंड का समय था, तो हम मानपुर में जब पहुँचे तो काफ़ी रात हो गई थी। मैंने देखा पूरा गाँव खड़ा है इनके वेलकम के लिए, अपने हाथों में मालाएं लेके, और सभी इतना बेसब्री से इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। हमें देख के बहुत खुशी होती थी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हम भी इनके साथ सोसाइटी से कनेक्टेड हैं। हमें हालांकि ऐसा कभी रहा नहीं हमारे साथ, बट यस कभी होगा फ्यूचर में तो क्यों नहीं। मैम, एक और आपके परिवार में जो सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि एजुकेशन को लेकर आप लोगों ने बहुत प्राथमिकता दी है, और जिस तरह से आपके बाकी सभी सर के एजुकेशन की बात होती है या सिसोदिया साहब ने भी खुद
बहुत बड़े स्तर पर एजुकेशन किया, आपकी क्या एजुकेशन? तो मेरी शुरुआती एजुकेशन तो यहीं से हुई स्कूल तक। बीच में मुझे राजस्थान में अपने ननिहाल में कुछ समय पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद कॉलेज एजुकेशन के लिए मैं विदेश चली गई थी। मैं इंग्लैंड से अपनी होटल मैनेजमेंट में डिग्री हासिल करी। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम ब्रेक लिया। फिर से जब मुझे पढ़ने का मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, मुझे जब फिर से मौका मिला तो मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया जोधपुर में। फिर वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और अभी रिसेंटली फैमिली के सपोर्ट से और सभी के प्रोत्साहन से मैंने एक पेस्ट्री में डिप्लोमा हासिल किया है बैंगलोर से, और इंटरनेशनली क्लेम्ड डिप्लोमा है जो कि 48 कंट्रीज़ में मेरी डिग्री वैलिडेटेड है। तो मैं अभी करंटली मैं पेस्ट्री शेफ़ हूँ और मुझे काफ़ी सारे होटल्स में 5 स्टार होटल्स में वर्क करने का मौका मिला, भारत में और भारत के अलावा इंग्लैंड में भी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैम, क्योंकि आप लोग तो रॉयल फैमिली से जुड़े हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें सब उपलब्ध हैं, फिर बावजूद इसके इतना एजुकेशन करना, इतनी पढ़ाई करना, तो इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? आपको लगता है कि एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक लड़की एजुकेटेड है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली को नहीं, वो अपने आने वाली फैमिली को भी संभाल सकती है। तो हमने अपने ग्रैंडफादर के समय से देखा कि हमारी जो दोनों बुआएं हैं, उन्हें भी उस ज़माने में जब लड़कियों को आमतौर पर बाहर भेजा नहीं जाता था, ये लोग बोर्डिंग स्कूल्स में रहे, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, और घर में भी ऐसे ही माहौल रहा। हमारे फादर ने कभी हमने और हमारे भाई में कभी भेदभाव नहीं रखा। इनफैक्ट हमें ज़्यादा लाड प्यार से रखा जाता था, और हमने जहाँ भी पढ़ने की इच्छा जाहिर की, जैसे मैंने पापा को बोला कि मैं इंग्लैंड जाना चाहती हूँ, तो एकदम से उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल आप जा सकते हो, और मुझे भी वहाँ भेजा। और लड़कियों को इस तरीके से आगे बढ़ाना एक बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं एज ए रॉयल फैमिली लोग हमें देखते हैं और हमसे सीखते हैं, तो हम उनके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसे ही आने वाली जनरेशन या आने वाले लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो करेंगे। तो आई थिंक इस वजह से हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमें पढ़ाई में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, और हम जो भी पढ़ना चाहते थे हमने पढ़ा, और काफ़ी हम अच्छा महसूस करते हैं। एक बड़ा बात में एक बड़ा संदेश आपने दिया है। इस तरह से क्योंकि आप रॉयल फैमिली से हैं, समाज आपको देख के खुद के जीवन को वैसा बनाना चाहता है, ऐसे में बहुत सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं उनको आप समझते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अंतिम संदेश में तमाम जो महिलाओं का जो वर्ग है उनके लिए कि वो किस तरह से अपने आप को जीवन में आगे बढ़ना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को सबसे पहले तो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आजकल गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं जिसका वो लाभ उठा सकती हैं। शिक्षा से वो आगे बढ़ सकती हैं, अपने खुद के लिए नए रास्ते चुन सकती हैं। इतनी सारी योजनाएं हैं सरकार की जिसमें वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, तो उन्हीं सब योजनाओं का वो लाभ उठाएं, और ज़रूर जिस भी कार्य क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें पढ़े, और अपने साथ साथ वो अपने आसपास के लोगों का भी भला करें, उन्हें भी रोजगार दें, खुद भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए और फाइनेंशियली साउंड बनाए। थैंक यू। तो परिवार के तमाम सदस्यों से बातचीत हो रही है। दरअसल में हम लोग एक आपकी रियासत पे शॉर्ट फिल्म तैयार कर रहे हैं, और जिस तरह से हम इस बात को जानते हैं कि आप बोरखेड़ा के सरपंच भी हैं, और जब हम लोग इसको डिजिटल डाटा पर भी देखते हैं तो बोरखेड़ा पंचायत के विषय में बहुत सारा कंटेंट आता है, जिसमें निर्विरोध चुनी गई पंचायत है, और यहाँ पे लगभग सभी पंच भी महिलाएं हैं, इस तरह की जानकारी है, और अपने आप में एक प्रतिष्ठित पंचायत है। मैम, दीप कौर भी यहाँ के सरपंच हैं, तो पहले हम यही से बातचीत शुरू करते हैं कि पहली बार आप सरपंच चुने गए यहाँ, इसके पहले भी? तो मैम, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत रेस्पेक्टेड फैमिली और बहुत गरिमामय इतिहास रहा, यदि हम आपके उस पक्ष के विषय में जानना चाहें तो आपका जो मायका है वहाँ का क्या इतिहास रहा? मेरे मायके का इतिहास है, मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ,
और जो मेरा गाँव है वो दोनों डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट वेव फैमिलीज है। तो दोनों ही स्टेट्स की फर्स्ट वेव फैमिली सिटीज में उनका नाम आता है। फर्स्ट पोजीशन होती है दीवान जो होता है स्टेट वो फैमिली है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कल्चरल फैमिली है। चलिए, ये बहुत गौरव की बात है। और अंतिम निवेदन ये है कि क्योंकि आप सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और महिलाओं के लिए क्या संदेश है इस मंच के माध्यम से? मेरा इससे तो मेरी अभी के लिए पंचायत से एक और चीज़ मैं करना चाह रही हूँ कि पंचायत को खुद का सेल्फ इनकम जनरेट करना, लेडीज इन्वॉल्व रहें इसमें, और यहाँ का लोकल आर्ट, इसको पुरानी कोई आर्ट कोई कल्चर कुछ ओरिएंटेड चीज़ों की जिम्मेदारी भी रखी, बस इनकम भी जनरेट करें जिससे पंचायत का भी डेवलपमेंट हो। उनको फंड्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और हम अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें। ये आपका खुद का नवाचार है जो आप करना चाहते हैं? लेडीज़ को वही सामने आ रही छोटी चीज़ें भी वो उनको करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं सोचें और इससे माइंडसेट करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बोरखेड़ा सरपंच दीप गौरवी साहब से बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा। कई सारे आपके नवाचार हैं और चूंकि ये विषय अलग है, लेकिन भविष्य में हम आपकी पंचायत में भी बहुत सारे जो आपने विकास कार्य किए होंगे उन पर बातचीत करेंगे। तो अब हम सिसोदिया साहब की बेटी आम्रपाली सिसोदिया जी से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है उनका। और जिस तरह से आपको मालूम ही है कि हम लोग आपका जो फैमिली रही उस पर शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, और यहीं से हम आपसे भी बातचीत शुरू करेंगे कि ये जो रियासत है वो आपने कितना समझा और किस नजरिए से देखा? एक्चुअली बहुत गर्व की बात है कि हम बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर क्या है कि हमारे ऊपर भी काफ़ी जवाबदारियाँ आती हैं। सोसाइटी में हमें भी एक एग्जाम्पल सेट करना होता है, और जैसा कि हमने हमारे पेरेंट्स को देखा कि वो काफ़ी हम सबको अपलिफ्ट करने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी। गर्ल्स के लिए भी उन्होंने जो है बराबर उनको एजुकेट किया और हाईली एजुकेट किया। तो ये भी एक अपने आप में एक मिसाल है। एजुकेशन का मैंने बीकॉम किया दिव्या इंडिया यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, और फिर मैंने बीएड किया विक्रम यूनिवर्सिटी से। और अभी फ़िलहाल में मैं जोधपुर में मैरिड हूँ, तो वहाँ मैं राजमाता कृष्ण कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल है जो रॉयल फैमिली का स्कूल है, वहाँ पे मैं टीचर हूँ और वो भी गर्ल्स स्कूल ही है। तो मेरा भी रुझान शुरू से बच्चों की एजुकेशन के लिए काफ़ी था, तो मुझे अपना करियर उसी में बनाना था कि जैसे हम लोगों को हमेशा हर चीज़ में डेवलप किया, हर चीज़ में मैं घुड़सवारी भी सिखाई, पापा ने हमें शूटिंग भी सिखाई और स्विमिंग और सारी स्किल्स लाइक जो भी होती हैं। तो वही उस स्कूल में भी है काफ़ी जो आसपास के गांव के लोग हैं जो कि शहर में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए बोर्डिंग स्कूल है, वो बोर्डिंग फैसिलिटी है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो मैं यहाँ से जो संस्कार हैं, यहाँ से जो प्राप्त सारे चीज़ें वो मैं वहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये जो लघु फिल्म एक्स जागीरदार परिवार बोरखेड़ा दरबार, उनकी रियासत पर उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो रॉयल एक लाइफ स्टाइल है, उस पर ये फिल्म आप लोगों ने देखी। और जिस तरह से हमने दरबार से बात करते हैं, आदरणीय प्रदीप सिंह जी सिसोदिया साहब से बात होती है, मीनाक्षी मैम से बात होती है और उनके
बेटे, उनकी बेटियों से बातचीत होती है, तो जिस तरह से जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है इस पूरी फिल्म में, वो ये है कि जिस तरह से मीनाक्षी मैम बात करते हैं स्पोर्ट्स की और कई गोल्ड मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए, जिसमें राव साहब हिम्मत सिंह जी नैन बारा जो उनके कोच रहे, उनको भी वो बड़े श्रद्धा के साथ इस बातचीत के दौरान याद करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सिसोदिया साहब ने अपने बच्चों को जिस तरह के संस्कार दिए और उनसे जब बातचीत होती है तो इस पूरी शॉर्ट फिल्म का जो सारांश है वो ये है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास में, अपने जीवन के विकास में एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक रॉयल फैमिली इस तरह का ये संदेश देती है कि उनके दादा, उनकी बुआएं, उनके मामा, उनके बच्चे, स्वयं सिसोदिया साहब, मीनाक्षी मैम, सभी का एक बहुत जबरदस्त एजुकेशन है और जबरदस्त उनके संस्कार हैं। वो एक बातचीत में आम्रपाली मैम बोलती हैं कि चूंकि हम लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार की प्रतिष्ठा है, तो हमें उस तरह से जीना होता है कि लोग हमारे जीने के सलीकों से सीखें। ये बहुत महत्वपूर्ण से संदेश है। तो यही इस लघु फिल्म का मूल उद्देश्य है कि इस रॉयल परिवार के जो मुख्य संस्कार हैं, जो उनके सिद्धांत हैं और एजुकेशन का जीवन में क्या महत्व है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हम समाज तक पहुंचा पाएं। यही हम उद्देश्य लेकर यहाँ पहुँचे थे और ये लघु फिल्म आपके लिए हम सौंप रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।